जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की हम लोग सीरीज देख रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की। अब देखिए ये एमसीक्यू बिल्कुल आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से, जिस हिसाब से आपसे आयोग इस टाइम पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। और आपको अगर ये सीरीज आपने अच्छे से देख ली तो जितने भी एग्जाम्स होंगे यूपीपीएससी के, यूपीपी, सीएस, बीईओ, आरओ, सब में पॉलिटी जो है आपकी बढ़िया से स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। 124 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। 125 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फॉर विच ऑफ द अबव लोक अदालत हेल्ड, इनमें से किस में लोक अदालत पर निर्णय किया जाता है, ये क्वेश्चन है। अब देखो पहले तो ये समझो लोक अदालत क्या होता है। देखिए हमारे देश में जितने भी कोर्ट हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होगा, हर जगह आप सुनते हैं कि आपके केस कितने ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, तारीख पे तारीख बस, लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस जो पेंडिंग पड़े हैं उनको अगर अलग तरीके से सुलझाना है, ठीक है, उन पर डिसीजन लेना है, उसके लिए बनाए गए लोक अदालत, इनको जनता का अदालत भी बोला जाता है, कोर्ट। तो मान लो दो पार्टियों के बीच में केस हो रखा है, तो उसको अगर अलग से सुलझाना है केस को, तो वो लोक अदालत में जाता है, वहां पे बीच का रास्ता निकाल के उसकी सुनवाई करी जाती है, ठीक। अब ये बोला जा रहा है कौन कौन से केसों को सुनता है, तो देखो भैया आपका मोबाइल सेल्यूलर कंपनी का अगर कोई विवाद है किसी के साथ में, तो उसके डिस्प्यूट को भी सुन लेगा। फिर मान लो कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना, मोटर एक्सीडेंट, उस केसेस को भी सुनेगा, पहला दूसरा दोनों सही है। फिर जो पेंशन के केसेस होते, जो पेंशन आती, उसको भी सुनेगा, ठीक है, तीनों को सुनता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत लोग छोड़ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है आने की उम्मीद हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें देखो पंचायतों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। जो आपके पंचायत थे, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। जो आपके पंचायत थे ये भारत में कौन से आपके अमेंडमेंट से आए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक। और कौन से साल में इंसर्ट करे गए, 1992 में। और इनके लिए एक नया भाग भी बनाया गया था, कौन सा, पार्ट 9, पार्ट 9, ठीक है। तो ये भी ध्यान है, तो पहले वाला जो है ना बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही आंसर का आपका ऑप्शन है। दूसरा वाला बोला जा रहा है जो आपका भाग 9A है, एक पार्ट 9 हो गया, एक आपका भाग हो गया 9A, ठीक है, 9 का, उसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। और ये बोला जा रहा है उसमें दो तरीके की म्यूनिसिपैलिटी बताई गई हैं, दो तरीके के नगर पालिकाओं के बारे में बात करी गई, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कितने तरीकों की नगर पालिका के बारे में बात करी गई, वो करी गई है 3, ठीक है, 3 नगर पालिकाओं के बारे में। तो ये जो दूसरे वाला आपका ऑप्शन हो जाता है ना, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखते होगे जैसे आपके गांव में तो आपको पंचायत दिखते हैं, और शहर में जो आपका लोकल गवर्नमेंट होती है वो नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, तो ये सब रहता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पहले वाला ऑप्शन, कौन सा सही है, ए वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन चलो देखें। अब इसमें बोला जा रहा है आर्टिकल्स के बारे में बोला जा रहा है। अब देखो जो आपका आर्टिकल 371A से लेके 371I है ना, ये किसको लेके, इसको इंसर्ट बाद में कराया गया था। ये इसलिए कराया गया था क्योंकि आपके कुछ राज्य थे जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनके लिए इनकी जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए इन आर्टिकल्स को इंसर्ट कराया गया था। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 371A से लेके 371I टू मीट रीजनल डिमांड्स ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, बिल्कुल सही बोला जा रहा है पहले वाला, ठीक। फिर क्या बोला जा रहा है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एक ही है। लेकिन तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि भैया देखो डुअल पॉलिटी तो बोला गया है, यहाँ पर भी आपकी संघ की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, राज्यों में आपकी अलग अलग राज्य की सरकार है, ऐसे ही आपका यूएसए में भी है। लेकिन भारत में ही आपको सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता देखने को मिलेगी। यूएसए में क्या है ना, वहां पे डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये हो गया कि आप जो हो ना, आप मान लो यूएसए, जैसे मान लो यूएसए है, ठीक है, यूएसए में 50 राज्य हैं, एक राज्य ये हो गया, एक राज्य ये हो गया, तो आप यूएसए के नागरिक तो हो ही, साथ में अलग अलग राज्यों के भी नागरिक हो, ठीक। लेकिन भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, आपको सिर्फ देश का नागरिक होना है, अलग अलग राज्यों की नागरिकता नहीं मिलती है, ठीक है। तो दूसरे वाला जो ये गलत हो गया भैया आपका। फिर क्या बोला जा रहा है आपका,
लो देखते हैं, इसमें बात हो ही जा रही है, जो नेचुरलाइज सिटीजन होगा, जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक होगा, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। अब देखो, नेचुरलाइज सिटीजन देशीयकरण नागरिक क्या होता है? मान लो कोई एक ऐसा इंसान जो भारत में नहीं उसका जन्म हुआ, वो मान लो उसका सऊदी अरब में जन्म हुआ, ठीक, लेकिन वो भारत में आया, रहा कुछ समय, रहा जितना सरकार ने तय कर रखा है, उसके बाद में अगर उसको नागरिकता लेनी होगी ना, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे आप समझो, फेमस आपके एक सिंगर है, आपने सुना होगा नाम, अदनान सामी, ठीक है, गाने आते थे, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, ठीक है, मुझको भी थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, सुनना, पुराना गाना बढ़िया है, बहुत पुराना नहीं, 2000 के आसपास का है। तो भैया वो पाकिस्तान के सिंगर थे, लेकिन वो भारत में आए, रहे, और उन्होंने अपना एलिजिबिलिटी पूरी की, तो उनको यहाँ का नागरिक बना दिया है। कौन सा? देशीयकरण, नेशनलाइज। लेकिन मान लो अगर वो कभी गलत काम करेंगे तो उनको भी जो है नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी। तीसरे वाला भी गलत है, इसमें बोला जा रहा है कि कभी नहीं छीना जा सकता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया इसका? वो हो जाएगा डी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 128 में थोड़ा ऑप्शंस जो है ना वो मिसप्रिंट है हल्का सा आर्टिकल में, तो इसको छोड़ लें, आगे देखते हैं। अब बोला जा रहा है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन 98 अमेंडमेंट बिल है, संविधान आपका 98 जो संशोधन अधिनियम है, वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित था आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसका काम ये होता है कि जो जज है ना आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी नियुक्ति करता, सिफारिश करता, ठीक है। देखो अभी क्या है ना, हमारे देश भारत में इकलौता देश ही ऐसा है जहां पे जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो खुद ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, उसी में अपना डिसीजन दे रहे हैं। बाकी देशों में क्या होता है ना, सब लोग साथ में करते हैं, कार्यपालिका भी, एग्जीक्यूटिव हो गई, मंत्री लोग और जज लोग। लेकिन भारत में इसी वैसा है कि जज कर रहे हैं, तो इसी को सही करने के लिए ये लाया गया था। तो अभी भी क्या ना, अभी भी आपका फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन सब जितने भी बिल आए हैं, इन सबको खारिज कर दिया। और अभी क्या है, कलीजियम सिस्टम है कि जो जितने भी जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके सुप्रीम कोर्ट के, और बाकी जो आपके जज होंगे ना सुप्रीम कोर्ट के, वो आपस में डिसीजन लेंगे, वही बताएंगे किसको जज बनना है, किसको नहीं बनना है। उसमें मंत्रियों का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का कोई भी डिसीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट हैं? तो भैया इसमें बोला जा रहा है 20 पार्ट है, तो ये गलत है। इस समय पे संविधान में हमारे हैं 25 भाग। कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं, ठीक है, 25। तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर बोला जा रहा है भैया टोटल अनुच्छेद कितने? 390, 390 आर्टिकल्स, तो ये भी गलत है। इस समय पे प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कितने आर्टिकल है? 470 अनुच्छेद हैं, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फिर आपकी, अच्छा, जब अनुसूची जो है ना, जब संविधान बना था तब टोटल सिर्फ 8 अनुसूची थी, 8 शेड्यूल थे। लेकिन उसके बाद में 9th 10th 11th और 12th, 9वां 10वां 11वां 12वां जोड़ा गया अलग अलग संविधान संशोधन से। तीसरे वाला जो है ना, ये बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि भैया हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पहले तो आपको पता होगा संविधान सभा भैया किस लिए बनाई गई थी? देश का संविधान बनाने के लिए। तो जो उसकी संविधान समिति थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत लोग को लगेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, लेकिन नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ना, वो थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, यही मेन कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे कौन? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर को। लेकिन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भैया पार्लियामेंट जो है, मान लो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना, तो क्या पार्लियामेंट बोला जा रहा है नहीं बढ़ा सकती? तो ये गलत है। सिर्फ पार्लियामेंट को ही आपका वो मिल रखा है अथॉरिटी की, अगर आपकी उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाना है तो कौन बढ़ा सकता है? संसद। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि नहीं बढ़ा सकती, तो गलत हो गया। फिर क्या है, जो भी आपके ऑफिसर होंगे, सर्वेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। और जितना भी खर्चा है वो कहाँ पे चार्ज होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये बिल्कुल सही है आपका। कंसोलिडेटेड फंड में आपको इकोनॉमी बता चुका हूँ क्या होता है, जहां पे सरकार का सारा टैक्स जो पैसा आता है ना, वो होता है, वहीं से निकलता है इनका पैसा। तो करेक्ट आंसर भैया कौन सा हो गया? वो हो गया आपका बी वाला 2। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट में है, ठीक है, कौन से भैया 7वीं अनुसूची का संघ सूची में है। अब इनके बारे में बता चुका हूं मैंने, बताया 3 लिस्ट होती हैं, एक यूनियन होती है, एक राज्य, और एक आपकी कंकरेंट। यूनियन में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य में सिर्फ राज्य सरकार, और कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। लेकिन मान लो विरोधाभास हुआ कानून में, तो किसका माना जाता है? केंद्र का। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा जो है वो आता है, वो है आपका पहले वाला,
जो आपका रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को जो पूरा कानून बनाने रेगुलेट करना कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियम। ठीक है, ये वाला जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या लास्ट टेस्ट वीडियो का बनना करना। ठीक, इसमें बोला जा रहा है भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। देखो इसका मतलब क्या होता है, मान लो भैया आपके एक पुरुष है एक महिला है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, मान लो दोनों पढ़ा रहे हैं, दोनों टीचर है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पुरुष का 15,000 दे रहे हो सैलरी और महिला को 10,000 दे रहे हो। अगर दोनों सेम काम कर रहे हो, दोनों का सेम मेरिट है, दोनों की सेम आपकी कैपेबिलिटीज है, दोनों अच्छे से पढ़ाते हैं, दोनों को बराबर आपको पैसा देना है। तो ये बोला जाए संविधान में कहीं भी नहीं है, लेकिन ये गलत है। हमारा जो डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें दे रखा है ये, तो पहले वाला गलत हो जाता है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि भारत के संविधान में जो पिछड़े वर्ग है उनको परिभाषित नहीं किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन नहीं करा गया, तो ये बिल्कुल सही है दूसरे वाला। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका बी वाला। ठीक, तो यही थे आपके क्वेश्चंस। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई अगर कमी है तो वो भी बताइए। साथ ही साथ हमारा यूपी पीसीएस 2024 के लिए एक पेड ग्रुप चल रहा है प्री प्लस मेंस का, एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।